So, very good morning to all of you. कल जो आपने पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक झलक उसकी देख लें। क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का डाउट था कि कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो एक बार आप देख लीजिए हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सपोज वी टेक क्वेश्चन, अपन ने ले लिया यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the trigonometric equation cos theta equals to minus root 3 by 2, नेगेटिव रूट 3 by 2 है। तो सबसे पहले तो आप देखें सॉल्यूशन में जो आपको कल बताया था, जो पहला स्टेप अपना सॉल्यूशन का है कि फर्स्टली यू हैव टू मार्क द क्वाड्रेंट जिसमें कॉस आपका नेगेटिव होता है। सबसे पहले आपने वो क्वाड्रेंट को मार्क कर देना है। तो आप जानते हो कॉस थीटा केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये सेकंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। ठीक, अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जब आप डायरेक्शन चूज करेंगे तो दूसरा स्टेप आपको लिखाया था कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यू हैव टू चूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्लॉकवाइज सेंस का यूज करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जो आपने मार्क किया है वो यदि आपका फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में मार्क हुआ है तो आप एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करोगे, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से। और यदि आपने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मार्क किया है तो आप क्लॉकवाइज सेंस का यूज करेंगे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन का यूज करेंगे। तो हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में था। सो थीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू अब होगी, इसके बाद अपन फर्स्ट रोटेशन में थीटा का वैल्यू निकालेंगे। याद रखें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू -180 से +180 के बीच में होता है, इसलिए अपन ऐसा डायरेक्शन चूज करते हैं। तो अब आप देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप थीटा को लिखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो आपका लिखा जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखें cos 30 जो है वो √3/2 होता है। 30 बोले तो π/6, π/6 को आप जब सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 लिखा जाएगा, विच इज 5π/6। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा आपका क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में ये होगा -π + π/6, विच इज -5π/6। तो एकदम ये बिल्कुल लास्ट में स्टेप आपको लिखाया था कि जब दो एंगल, वन विथ पॉजिटिव साइन एंड अनदर विथ नेगेटिव साइन, ये क्वालिफाई करते हैं फॉर न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल के लिए, देन प्रेफरेंस इज गिवन टू द पॉजिटिव वन। तो जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो पॉजिटिव वैल्यू को दिया जाता है। सो देयरफॉर कहने का जो मतलब है वो ये है कि इस केस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा थीटा का वो होगा 5π/6, प्लस लेंगे +5π/6। ठीक है हिमांशु, समझ गया अभी आपको? हाँ सर।
ओके। और किसी ने कोई डाउट पूछा था, और कोई था जिसको कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ये भी शायद मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे अगेन, इफ यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ थीटा satisfying tan theta equals to -1। तो जब भी आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट मार्क करना है, किस किस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो आप जानते हो कि जो tan फंक्शन है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ में। और अब आप ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ द एंगल। और आप देखो, ओरिजिन से सेकंड क्वाड्रेंट तक जाने में आपको एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। जबकि आप जब क्लॉकवाइज सेंस में फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म करेंगे तो उसके लिए आपको कम चलना पड़ेगा, मतलब आपका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लिखा जाए। वैसे तो मैं दोनों क्वाड्रेंट में आपको ये एंगल लिख के दिखाता हूँ, फिर न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल अपन ले लेंगे। सो हियर इफ वी हैव टू राइट द एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा का वैल्यू लिखा जाएगा ये 180 माइनस tan 45 1 होता है, इसलिए पाई बाई 4 लिखेंगे। तो पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा आपका क्लॉकवाइज सेंस में आप लिखेंगे तो -45 हो। तो दोनों में न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल जो है वो -पाई/4 है, एंड देयरफॉर जो आंसर आपका हो जाएगा द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, -π/4। वेरी गुड, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज -पाई/4। तो ये दो टाइप, मैंने दोनों डिफरेंट टाइप लिए। पहले क्वेश्चन में दोनों बिल्कुल न्यूमेरिकली सेम आ रहे थे, इसलिए हमने प्रेफरेंस पॉजिटिव वाले को दिया था। दूसरे क्वेश्चन में ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो डिफरेंट में तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो न्यूमेरिकली लीस्ट होगा उसको आप कंसिडर कर लेंगे। तो न्यूमेरिकली लीस्ट पाई/4 होता है। तो याद रखें, जब आप आंसर लिखोगे तो -पाई/4 पूरा लेना, विथ माइनस साइन लेना है। केवल ये चेक करने के लिए न्यूमेरिकली छोटा कौन सा है तो अपन साइन छोड़ के चेक करते हैं, बट जब आंसर लिखेंगे तो विथ इंक्लूडिंग साइन लिखेंगे। तो जो 10 है वो 3 पाई/4 पे भी -1 आएगा, 10 -पाई/4 पे भी -1 आएगा, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपन -पाई/4 कंसिडर करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ऋषभ को बोलो कि वो रीस्टार्ट करेंगे मोबाइल, फिर एंटर कर पाएंगे। चलिए, सो नाउ इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है। ये पूरे चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से पढ़ने थे, और अपन ने सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन पढ़ा, फिर मैंने आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया, और ये जो रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया ये अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इस पूरे चैप्टर में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आपने याद रखनी है। तो हियर वी राइट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। while solving trigonometric equations, trigonometric equations को सॉल्व करते वक्त ये कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात है
check the validity of question, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका वैलिड है कि नहीं। वैलिड है कि नहीं का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देता हूँ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 4। तो आप देख रहे हैं there is no value of theta which satisfy the above trigonometric equation। इस पूरी कायनात में थीटा का कोई वैल्यू नहीं है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। मतलब आप थीटा की वैल्यू वो डालें और ये आपको 4 के बराबर बात दे दे। और उसके पीछे रीजन अपन ने ये पढ़ा है कि इसलिए आपको बोला इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सबसे पहले आप वैलिडिटी चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कि for the existence of solution of a sin theta plus b cos theta equals to c, solution of trigonometric equation this exists if, ये जो c है आपका, this c should be lie between square root over a square b square, और इस क्वांटिटी से ये बड़ा होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं आपके जो ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है, वहां पर यदि आप रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हो तो वो √5 आता है, 2 पॉइंट समथिंग, और 4 आपको उससे ज्यादा दे रखा है। तो इसलिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब आप उसका वैलिडिटी सबसे पहले चेक करिए। यदि वैलिड नहीं है तो नो वैल्यू ऑफ थीटा लिख के क्वेश्चन को वहीं खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने ये ध्यान में रखनी है। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। एनीबॉडी है कोई बॉडी? नो बॉडी। चलिए दूसरा, ऋषभ बोले एंटर हो गए क्या? ऋषभ आ गई क्या तुम? ऋषभ नहीं आया। आयुष आवाज आ रहा है? हिमांशु? हेलो? हाँ सर। हाँ सर आवाज आ रहा है। ओके ओके, क्लियर, आवाज आ रहा है सर। ओके ओके। तो दूसरा पॉइंट अपना ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन involving tan theta and sec theta can never have solution of type 2n plus 1 pi by 2। यहाँ पर n जो है वो आपका बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कहीं भी tan आ रहा है या फिर sec आ रहा है, उसके सॉल्यूशन में कभी भी π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं हो सकते, क्योंकि tan और sec both are not defined at
theta equals to pi by 2 and its odd multiple. tan 90 not defined होता है, tan 3 pi by 2 मतलब tan 270 डिग्री also not defined. pi by 2 के जितने भी, ये देखिए ये जो 2n+1 है, ये 2n+1 ऑड क्वांटिटी को डिनोट करता है, ये ऑड नंबर को डिनोट करता है 2n+1. तो पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे वो कभी भी आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे. मतलब मैंने आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी तो सबसे पहले आप उसके सॉल्यूशन जब फाइंड करोगे तो फाइनल आंसर लिखते वक्त ये ध्यान में रखना कि कहीं आपने पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स तो आंसर में इंक्लूड नहीं कर लिए हैं. यदि कर लिए हैं तो आप उनको बिल्कुल भी हटा दीजिए, क्योंकि tan and sec are not defined at odd multiples of pi by 2. Similarly, इसको पैरेलली पढ़ेंगे या फिर सिमिलरली वर्ड है ये, ठीक है. सिमिलरली trigonometric equations involving 6 में से 2 ये वाले और cot theta and cosec theta can बिल्कुल सेम आपने लाइनें लिखनी है. नेवर हैव solution of type n pi, n belongs to I, ठीक है. ये पाई के सारे मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड होते हैं, तो कभी भी सॉल्यूशन में पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई ऐसे सॉल्यूशन इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि कॉट और कोसेक जो है वो पाई के इन मल्टीपल्स पर, मतलब सारे मल्टीपल्स पर नॉट डिफाइंड है. एन पाई, ठीक है, हर मल्टीपल पाई का सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आपने विशेष याद रखना है. साइन कॉस पे कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. tan और sec जब भी आएंगे तब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 निकाल के देना है आपने आंसर, और जब कोसेक और कॉट आएगा तो पाई के सारे मल्टीपल्स निकाल के आपने आंसर करना है. इन 2 पॉइंटों में आपको कोई डाउट है तो पूछिए. क्वेश्चन को हटा देंगे. सो यहाँ पर वही क्वेश्चन मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, आप इसका रेफरेंस ले लेना. फॉर एग्जांपल अपन ने x लिखा है, मैं यहाँ पे थीटा लिख लेता हूँ. tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा. इंटरवल आपको क्या दिया था, 0 से 2 पाई कि 0 से पाई? 0 से 2 पाई. 0 से 2 पाई. और अपन ने आंसर उसका लिखा था, कौन कौन सी वैल्यूज थी थीटा की? 5/6, 5/6. 5/6 और 5/6, ठीक है. ये 2 वैल्यूज है. नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 गए, तो ये क्वेश्चन का रेफरेंस अपन ने दे दिया. पहले अपन ने ये क्वेश्चन इसको सॉल्व किया. तो 2 बातें हो गई. सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू चेक द वैलिडिटी. सेकंड, यदि क्वेश्चन में tan और sec का इन्वॉल्वमेंट है या cot और cosec का इन्वॉल्वमेंट है तो आप पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स और पाई के सारे मल्टीपल्स लिखने से बचेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है. सेकंड पॉइंट अपना हो गया. थर्ड ये है, थर्ड पॉइंट है, स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. स्क्वायरिंग should be avoided. एक मिनट वेट करना है, कॉल आ रहा है. Third point is squaring should be avoided as far as possible.
if squaring is done, then check for extra solution. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमेशा ये याद रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जितना पॉसिबल हो सके स्क्वायरिंग करने से बचें, स्क्वायरिंग करने को अवॉइड करें। और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए कि स्क्वायरिंग के बिना काम ही नहीं चल रहा, तो फिर आपने जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बनेंगे उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को चेक करके देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये आप जानते हो कि यदि आप स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते हैं। यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। इफ स्क्वायरिंग इज डन देन चेक फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त स्क्वायरिंग करने से बचना है जितना ज़्यादा हो सके। यदि बहुत ही ज़्यादा ऐसा मजबूरी आ जाए कि स्क्वायरिंग करना ही पड़ रहा है, तो आपने जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बनेंगे उनको चेक करना है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का स्क्वायरिंग करते हो, मतलब ओरिजिनल जो इक्वेशन मैंने आपको दी है, आप यदि उसको स्क्वायर कर दिए तो इनडायरेक्टली आप उसका सोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। जैसे एक लीनियर इक्वेशन में आपको दूं x बराबर 3, अब यदि इसका एक ही सॉल्यूशन है x बराबर 3, बट व्हेन वी स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब मैं आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो नाउ दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई फॉर टू वैल्यूज ऑफ x बराबर 3 एंड x बराबर -3। तो जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो तो आप इनडायरेक्टली नंबर ऑफ सोल्यूशन बढ़ा रहे होते हो। और ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायरिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिले वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें ही, हो सकता है कि नहीं भी करें। इसलिए आपको ये लिखा है स्क्वायरिंग को आपने अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैं ले लिया हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो वैसे तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो एक्चुअल तरीका था, वो एक्चुअल वे जो है कि आप इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, सॉरी रेशियो में कन्वर्ट करोगे। या तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में, ये दोनों आप तरीके जानते हो। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, बोथ साइड मैं 1/√2 से डिवाइड किया हूँ। दोनों तरफ मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि √2 से डिवाइड कर दिया। आफ्टर दिस फर्स्ट 1/√2 कैन बी रिटन साइन 45 डिग्री। तो ये हो गया साइन π/4 साइन थीटा। ये दूसरे वाले 1/√2 को मैंने cos 45 लिख दिया cos थीटा। और राइट हैंड साइड में मैं cos π/4 लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड cos में कन्वर्ट होगा। cos A cos B प्लस sin A sin B होता है cos A माइनस B। तो ये आ गया आपका cos थीटा माइनस π/4 और ये आ गया cos π/4। नाउ इसका जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आप जानते हो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड द फाइनल सोल्यूशन। ये दिस इज द एक्चुअल मेथड, ये करने का सही तरीका है जो अपन ऑलरेडी पहले भी करे हैं। लेकिन कई कई बार ख्याल ये आता है, ये आ गया एक्चुअल सॉल्यूशन इसका निकल। ठीक है, अब चाहो तो आप इसमें एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो, तो आप इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड यदि करोगे तो मैं इस सॉल्यूशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, और थीटा इक्वल्स टू
व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन तो ये 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मतलब बनेगा प्लस पाई बाई 2, या फिर थीटा इक्वल्स टू जब अपन माइनस साइन लेंगे तो माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2n पाई आएगा। n बिलोंग्स टू i, n इंटीजर। तो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक। बट जो आपने ऊपर मेथड लिखा है, जो वार्निंग आपको दिया है, जो नहीं करना आपने, कि यदि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हो, मैं सेकंड अप्रोच इसको आपको दे रहा हूँ, सेकंड मेथड में आपका बता रहा हूँ। यदि आप इस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, ये आपको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी और आप इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करके आगे बढ़ते हो, जिससे आपको बचना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो व्हेन वी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड राइट हैंड साइड में वी गेट 1। सो हियर वी गेट, वो जल्दी जाता है ये सॉल्यूशन, 1 कैंसिलेशन के बाद वी गेट साइन 2 थीटा बराबर 0, और अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई, n belongs to I, and this implies theta equals to n pi by 2, n belongs to I। तो अब आप देखो, आपको सॉल्यूशन ये मिला है। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें हमको कौन कौन से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिले। n बराबर 0 अपन यदि डालते हैं तो मेरे को 0 मिलता है। तो 0 तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आप चाहो तो सेटिस्फाई करके देखो। यदि आप n की जगह पर 1 लोगे तो आपको पाई बाई 2 मिलेगा। पाई बाई 2 भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब आप n को 2 लोगे तो ये आएगा पाई, पाई गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि यदि आप इसमें n का एक एक इंटीजर वैल्यू डालना शुरू करें, 0 डालोगे तो 0 आएगा, 1 डालोगे तो पाई बाई 2 आएगा, 2 डालोगे तो पाई आएगा, 3 डालोगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, और ऐसा आता चला जाएगा। ये अपन ने स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं और आगे और भी मिलेंगी, ये जो पाई और 2 पाई 3 पाई बाई 2 है, ये आपकी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। आपके गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। यदि आप यहाँ पर थीटा को पाई डाल दो तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 0 माइनस 1 और राइट हैंड साइड में 1 बनेगा, जो कि बराबर नहीं आते। और जब भी आप थीटा को 3 पाई बाई 2 डालते हो तो साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है, कॉस 3 पाई बाई 2 0 हो जाता है, ये 1 के बराबर नहीं आता। तो आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बन गए और ये इन्फिनिटी तक बनेंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी ऐसी वैल्यूज आएंगी। तो आप कहाँ तक इनको निगलेक्ट करते रहोगे। तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद उसमें से वो सॉल्यूशन अलग करो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बोलते हैं स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। इफ स्क्वायरिंग इज डन देन चेक फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलेंगे और वो हर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपको वहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तरीका जो है वो पहला वाला सही है, एक्चुअल मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट में आपको और कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। सर हाँ बोलो मयूर। सर अगर रेंज दी रहेंगी तो फिर ये लागू होगा क्या? नहीं, ये तो अपन जनरल सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। जब रेंज दिया होता है तब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, तब तो फिर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बनने की नौबत ही नहीं आएगी। तब भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेंज आपको कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा के तो नहीं दिया, ठीक है। जैसे मैं यदि इसी क्वेश्चन में 0 से 2 पाई तक पूछ लेता आपको, तो 0 से 2 पाई तक ये चारों सॉल्यूशन आते हैं, 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2, ये चारों के चारों 0 से 2 पाई तक आ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। बट मैं यदि आपको क्वेश्चन में 0 से पाई तक ही देता
ओपन इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल पाई। तब आपका पाई और 3 पाई/2 दोनों नहीं आता, तब आप स्क्वायरिंग करके करो चाहे पहली वाली मेथड से करो, दोनों सही हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा इंटरवल पे कि इंटरवल आपको कितना दिया है। ठीक, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, इंटरवल को देखना पड़ेगा, तब आप जाके सॉल्व कर पाओ। तो इससे बेटर ये है कि अपन पहली वाली मेथड से ही चले जाए। ठीक है मयूर, क्लियर हो गया? मयूर आवाज आ रही है? अरे कहाँ गए मयूर? और किसी बच्चे को कोई डाउट? मयूर आवाज आ रहा है?